आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, धार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हमारे बीच अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब हैं। आर्को साहब राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल राजस्थान यूनिट के सेक्रेटरी हैं और पूरी ज़िंदगी इन्होंने अलग अलग तंजीमों में, इदारों में सोशल वर्कर के तौर पे गुजारी है और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी के 70 से ऊपर ईद आप देख चुके हैं। तो आर्को साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप अपना जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जिन जिन तंजीमों से, इदारों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताइए कि आप कब से लगे हुए हैं, किस किस मेन तंजीम और इदारे से जुड़े हुए हैं। देखिए, तकरीबन 45-50 साल से मैं कई तंजीमों से जुड़ के काम कर रहा हूँ और उसमें ख़ास तौर से ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल जो एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें हमने 2007 में मुसलमानों की रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से, उस ज़माने में सरदार जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी, तो उनके पास हमारा डेलीगेशन गया और हमने बताया उनको कि मुसलमान वोट तो देते हैं लेकिन मुसलमानों को आप कुछ नहीं देते और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। रिजर्वेशन हमें देते नहीं, हमारी तालीम जो है उस पर आपका कुछ वो होता नहीं है। कुल मिलाकर के उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं देखता हूँ, हम रिजर्वेशन तो नहीं दे पाएंगे इसलिए कि रिजर्वेशन के लिए तो कई प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे। उन्होंने सच्चर कमेटी कायम की हमारी मुलाकात के बाद और सच्चर कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चालू की। उस स्कॉलरशिप को पूरे राजस्थान के अंदर हमने बहुत बड़ी तादाद में फैलाई, लोग बच्चों को दिलाई और काफ़ी उसके अच्छे असरात हुए तालीम के ऊपर। बाद में बीजेपी सरकार आई, उन्होंने बंद भी कर दी। नहीं, स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन इन सालों में केंद्र सरकार ने भी एक तरह से उस स्कीम को बंद कर दिया है और राजस्थान सरकार ने भी कहा था कि जो बचते हैं जो बच्चे, उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही है कि राजस्थान सरकार भी स्कॉलरशिप वाले प्रोजेक्ट पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रही है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजस्थान को जितना ध्यान देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रहे और जो सरकार से, सेंट्रल से जो योजनाएं थी, लेकिन राजस्थान ने अपने तौर पर कई योजनाएं अभी नई चालू की हैं जिसके बारे में पूरी तरह मुसलमान पूरी तरह उसके लिए वाकिफ़ नहीं है। हम लोग इस वक्त ये भी काम कर रहे हैं कि जितनी सरकार की तरफ से नई योजनाएं आई हैं, हम अपने समाज को उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका फ़ायदा उठाया जाए ताकि हमारी माली हालत और हमारी तालीमी हालत दोनों दुरुस्त हो। इस बात की पूरी ये आपके जो फ़ोटोग्राफ हैं जो उधर दिखाने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके साथ आपके मिल्ली कौंसिल के डॉक्टर मंजूर आलम साहब और दूसरे जिम्मेदार भी हैं। इधर सेकंड फ़ोटो में उस ज़माने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये जो तमाम तर लोग हैं। आप एक अरसे से, जैसे आपने बताया, 40, 45, 50 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं। आप उम्र के इस पड़ाव में इतना वर्क करने के बाद इन सरकारों से, नेताओं से कहाँ तक मुतमईन हैं कि आपकी कोशिशें हैं वो रंग लाई और कहाँ कहाँ कमियां रही या सरकार ने उन कोशिशों को नज़रअंदाज किया? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात हम ये मान के चलता हूँ, आम मुसलमानों से मेरी अपील भी रहती है कि हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं है और जिस कौम का लीडर नहीं होता है वो कौम बिखरी भी होती है, इसलिए उससे कहीं सुनाई भी नहीं होती है और आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं होते हैं। अब तो मुल्क की हालत ये हो गई है कि मुसलमानों के नाम से इतनी नफ़रत बांट दी गई है कि ज़रा कुछ मुसलमानों के लिए किसी सरकार ने कोई योजना अगर बनाई तो एक ग्रुप यहाँ सियासी ऐसा है कि वो उसको इतना आसमान तक उठा लेता है कि मुसलमानों की मुँह भराई हो रही है, मुसलमानों पे साहब ये हो रहा है, ये तुष्टीकरण हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने है और इस प्रॉब्लम्स की वजह भी मैं मानता हूँ कि मुसलमान कभी एक प्लेटफार्म पर वोट देने के लिए तो एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, अपनी मांग के लिए, अपनी डिमांड के लिए, अपनी ताकत एक करने के लिए, मनवाने के लिए हमें जो अपनाने चाहिए वो चीज़ें हम नहीं अपना पा रहे हैं। इसलिए मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में
कांग्रेस को वोट देता है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी अगर कोई वोट देने वाली है तो वो मुसलमान है। 80-85% तक मुसलमान वोट देता है, लेकिन मुसलमान को उसके बदले जो मिलना चाहिए वो 10% भी नहीं मिलता है। नहीं, आपके हिसाब से मुसलमानों को उनका जायज़ हक है वो नहीं मिल रहा है सरकारों की तरफ से। जहाँ तक लीडरशिप की बात आपने बताई तो राजस्थान में भी जैसे कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर कई मुस्लिम नेता हैं, कांग्रेस के अंदर भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, बीजेपी में मंत्री एमएलए रहे हैं। 2-3 दर्जन ऐसे लोग हैं जो एमएलए और पूर्व एमएलए हैं। तो इतने होते हुए भी आज भी राजस्थान के अंदर ये हाल है कि मुसलमानों के मुद्दों पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो लीडरशिप तो जैसी भी है फिर क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह ये है कि वोट लेने के लिए तो लीडर बन जाते हैं हमारे, वो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब जीत जाते हैं तो फिर वो पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं। वो ये देखते हैं कि हम उतना ही बोलें जितना पार्टी चाहती है। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो वही तुष्टीकरण का मामला आ जाएगा, ऊपर से दबाव आ जाएगा, दिक्कतें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस वक्त हमारे तकरीबन 8-9 एमएलए हैं, लेकिन जो मुसलमानों के मसाइल हैं उन मसाइलों के ऊपर जैसा उनको बोलना चाहिए, मनवाने चाहिए। हाँ, हमारे जयपुर के 2 एमएलए ज़रूर हैं कि वो पूरी तरह से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारी तरफ से उनके पास शिकायत जाती है तो वो सरकार से मनवाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मन जाती है नहीं। लेकिन जयपुर में भी जो अल्पसंख्यक सरकार का जो हॉस्टल है, जो बनते बनते 10 साल हो गई और 2-3 जगह सरकार ने अलाटमेंट करना, चिन्हित करना सारा हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ और वो एक तरह का रिजेक्ट हो गया। तो उसके लिए हमारे एमएलए ने, यहाँ के दूसरे एमएलए ने ऐसी क्या कोशिश की? क्योंकि आप करें कि ये जो कोशिश इन्होंने की है लेकिन हॉस्टल अभी तक नहीं बन पाया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हॉस्टल बन नहीं पाया है। जहाँ 2 जगहें उन्होंने अलग अलग दे दी, लेकिन वहाँ भी सरकार को दे रही है, लेकिन मीडिया उसको मुसलमानों के लिए ज़मीन दे दी, अल्पसंख्यक का नाम भी नहीं रख लेती है, मुसलमानों को हॉस्टल के लिए ऐसे अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, जबकि ना मुसलमानों को ज़मीन दी गई है और ना कोई, सिर्फ सरकार ने अल्पसंख्यक महकमे को ज़मीन दी है, उसके बावजूद उल्टा हो रहा है। तो ये भ्रम फैलाया जाता है और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ पार्टियां हैं वो इसको इतना हाईलाइट करती है कि जो मौजूदा सरकार है उसके सामने ये मजबूरी आ जाती है कि भाई हमारे को दूसरे वोट भी लेने होते हैं, इसलिए मुसलमान भी सब्र करता है। नहीं, मीडिया का अपना एक ख़राब रोल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुष्प्रचार भी करता है, वो किसी चीज़ को डाइवर्ट भी करता है। और जो पार्टी है, जो अपोजिशन की पार्टी है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे या एक सांप्रदायिक सोच के नाम पर वो भी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कई ज़िलों में हॉस्टल बनाए हैं। अगर सरकार चाहती है, हमारे नुमाइंदे जोर लगाते, तो क्या राजधानी के अंदर हॉस्टल नहीं बन पाता? अन्य ज़िलों में बने हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई जगह बने हैं और राजस्थान में भी कई जगह बने हैं, जयपुर में भी इंशाल्लाह बनेगा। हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि वो चाहे आवाम में कितनी भी आवाज़ उठाई जाए, अभी आवाम में आवाज़ उठाई गई मुसलमानों के लिए बोर्ड नहीं बनना चाहिए, लेकिन तेली विकास बोर्ड उन्होंने बनाया, तेली घाणी विकास बोर्ड बनाया। जहाँ तक पद की बात है कि उसके ऊपर अभी तक किसी को नहीं बनाया, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो बना देंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कभी भी भेदभाव वाली नीति नहीं रखते हैं और उन्हीं की वजह से मुसलमान आज राजस्थान में कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान, तन मन धन लगाने के लगा रहता है कि भाई कैसे भी हो ये सरकार हमारी। बाकी सरकारों को उन्होंने देख रखा है, यूपी में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ सब देख रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ नफ़रत इतनी तेज़ी से बढ़ा दी गई है कि अब तो ट्रेनों में भी हमारे आदमी सेफ़ नहीं हैं, बच्चे स्कूलों में भी सेफ़ नहीं हैं। बच्चों को, मुसलमान बच्चों को हिंदू बच्चों से ये कह के पिटवाया जाता है कि ये मुसलमान बच्चा है, इसके चांटा मारो। अच्छा, आपने जो बोर्डों के गठन की बात कही है, राजस्थान में करीब 2 दर्जन बोर्ड मौजूदा सरकार ने बनाने का ऐलान किया है,
लेकिन इन बोर्डों में एक भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो मुस्लिम समुदाय के किसी जाति तबके के लिए बनाया गया हो। आपने जो तेली विकास बोर्ड तेली घानी का जो जिक्र किया है, तो वो बनाया है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई चेयरमैन वगैरह नियुक्त नहीं किया है। तो एक तो क्या है सोशल मीडिया पे उस बोर्ड के बारे में कि जो मंसूरी और तेली जात का जो सोशल मीडिया पे जो आपस में चल रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, तेली, मंसूरी, धुनिया, उस्मानी, तकरीबन 9 नामों से ये तेली समाज जाना जाता है। ये सब तेली हैं ओरिजिनली, लेकिन तेली लफ्ज़ जो है वो एक तरीके से जैसे शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से मुसलमानों को तेली लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने अपने नामों के आगे कुछ और नाम लगा दिए। हम पिछले 5 साल से राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत का हमारा गठन हुआ, इसका इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मुझे अध्यक्ष बनाया गया और पूरे राजस्थान में हमने इन सभी समाजों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद हमने इनके सामने ये बात रखी कि भाई तुम अपनी शादी वगैरह ब्याह वगैरह तुम्हारे मामला जो भी हैं अपने अपने इलाकों में आप करते रहें जहाँ आपका लेन है, लेकिन समाज बिखर गया है और बिखरे हुए समाज को कभी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमें अपनी ताकत बनानी है। तकरीबन 18 से 20 लाख राजस्थान में मुस्लिम तेली हैं, हमने उन सबको एक किया। एक करने के बाद जब वो सब एक हुए हैं, इस वक्त 26 ज़िलों में हमारी तेली महापंचायत कायम है। अब ज़िलों के टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग और बढ़ गए हैं ज़िले। 50 ज़िलों में हम बहुत जल्दी हमारी महापंचायत कायम कर देंगे और हमारी महापंचायत के पूरे राजस्थान में हम इलेक्शन करवाने के लिए घोषणा कर चुके हैं। जयपुर में अभी इलेक्शन हुआ है। जयपुर शहर, जयपुर ज़िला का नहीं बल्कि जयपुर शहर का इलेक्शन हुआ है। उसमें सुभान खां उस्मानी, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं उस्मानी, ना तो वो तेली लगाते हैं ना मंसूरी लगाते हैं, वो उस्मानी लगाते हैं। लेकिन जैसे ही बोर्ड बन गया अब वो तेली बन गए। तो ये एक मजबूरी है कि जब कुछ मिलता है तो अपना आदमी नाम ओरिजिनल पे आ जाता है, वरना अपने आप को इसलिए तेली नहीं कहते थे कि तेली लफ्ज़ अच्छा नहीं है। नहीं, फिर ये जो मामला सोशल मीडिया पे मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों का जिक्र हो कि ये जो सोशल मीडिया पे एक तरह का तासुब फैलाया जा रहा है एक दूसरी बिरादरी और उसको लेकर के कि भाई उनका इतने नंबर पे रजिस्ट्रेशन है ओबीसी में, हमारा इतने पे है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये चीज़ें क्यों फैलाई जाती हैं? क्या सिर्फ पदों के लिए ही? देखिए, शैतान अपना काम करता है, तो हमारी यूनिटी को देखकर हो सकता है उनके अंदर शैतान घुस गया हो और वो शैतान जो चाहता है उनसे वो हरकत कर बैठे, जबकि वो खुद भी जिस बात को कह रहे हैं उसमें तो वो खुद ही अपने नाम के आगे अपने बायोडाटा में लिख रहे हैं उस्मानी। जब उस्मानी तो तेली कहाँ से हो गया अगर वो इस बात को कह रहे हैं? तो मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि 9 नामों से तेली समाज जाना जाता है और हमने सबको इकट्ठा किया है। अभी ये जो है अभी एक इलेक्शन जो है मेवाड़ पट्टी में हुआ है, 81 गाँव का वहाँ इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन के अंदर वोटिंग हुई है बाकायदा। 1600 मेंबर थे, 1500 लोगों ने उसको वोट दिया है और वो 81 गाँवों के अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह हर जगह ये हो रहा है कि तेली समाजों में अब समझ में आ गई है, चाहे वो मंसूरी के नाम से हो, अब वहाँ मंसूरी के नाम से उन्होंने इलेक्शन किया है। क्यों कि मंसूरी के नाम से लोग ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन मंसूरी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम तेली नहीं है। नहीं, मंसूरी तेली हैं, आप करें तेली हैं। और मंसूरी विकास बोर्ड की भी ज्ञापन वगैरह दिए जाते हैं, मांग हो रही है, तो फिर इसका मतलब मंसूरी के नाम से बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंसूरी खुद तेली हैं और तेली बोर्ड बना दिया है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मंसूरी तेली हैं और इसके अलावा और भी, वरना अगर एक मंसूरी कहेंगे तो कल उस्मानी कहेंगे, परसों दूसरे कहेंगे, तीसरे कहेंगे, दुनिया कहेंगे। तो इस तरह से ये सब मिला करके हमने तेली महापंचायत के बैनर तले इन सबको एक किया है और पूरे राजस्थान में हमारी मीटिंगें हुई है। पूरे राजस्थान में हम जगह जगह गए हैं। हमने तालीम के मामले को लेकर के इतने आगे बढ़े हैं कि हमने अभी इसी 3-4 महीनों में कई जो है बच्चों के जो तालीम अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको इनामात दिलाए हैं और 6 तो हमने
हॉस्टल कायम कराए हैं। 6 हॉस्टलों के अंदर सरकार ने हमारे को एमएलएज ने, किसी ने 15 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 8 लाख, ये सारे हमें मिले हैं। और बाकी समाज ने भी कहीं 30 लाख, कहीं 32 लाख, कहीं 9 लाख, कहीं 13 लाख, कहीं 22 लाख, समाज ने भी उसी प्रोग्रामों में हमें दिए हैं। और हमने वहाँ हॉस्टल शुरू करा दिए हैं। ज़मीनें पहले से समाज ने ख़रीद कर रखी थी। तो ये बात सही नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सरकार और तमाम जिन एमएलए ने हमें दिए हैं वो कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है, कांग्रेस के एमएलए हैं। जिस जगह के एमएलए हैं वो सब, कोई ऐसी भावना नहीं है कि साहब मुसलमानों के साथ। कांग्रेस का तो हमेशा मुसलमानों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और हमेशा, लेकिन ये मजबूरी है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। हम भी जब सीएम साहब से मिले थे कि साहब हमें मुस्लिम तेली विकास बोर्ड बना दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई देखो, मुस्लिम तेली किसी मज़हब के नाम पर तो विकास बोर्ड बनेगा नहीं, मैं इसमें तेली घाणी विकास बोर्ड बनाऊंगा। हमने कहा साहब बना दीजिए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक उनकी मजबूरी भी है कि यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनके दूसरे वोट घट जाते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि ये तमाम तर तबके जो तेल और तेल से मुताल्लिक काम करने वाली बिरादरियों के नाम गिनाए वो सब तेली हैं, तो ये जो बड़ा तेली समाज, इसमें सारी ये जातियाँ, ये जो इनको गोत्र जो भी कहें आप शामिल हैं, इनके किसी संस्था को, इदारे को 5 साल में कोई रियायती दर पे राजस्थान सरकार ने किसी भी तेली समाज से संबंधित किसी भी संस्था को कोई ज़मीन दी है इस 5 साल में? दी है, कोटा में दी, कोटा में दी है, और भी 3-4 जगह दी है जिसके प्रॉपर मेरे पास अभी वो नहीं आए। लेकिन अभी जैसे हम बालोतरा गए थे, तो बालोतरा में हमने वहाँ प्रोग्राम रखा और वहाँ 21 लाख रुपए समाज ने दिए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एमएलए साहब ने दिए। और एमएलए साहब ने ये कहा कि आप, उनके पास 400 गज ज़मीन थी हॉस्टल बनाने के लिए, उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं आपको इसके लिए ज़मीन भी जो रियायती दर पे है, मैं आपको सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और दिलाऊंगा। अच्छा, आरको साहब, क्या आप मोटा मोटा कोई चीज़ याद है कि तेली एक जो बिरादरी आपकी बड़ी बिरादरी है, जिसमें अलग अलग जातियां ये हैं जो अपने नाम से जानी जाती हैं और ओबीसी में शामिल हैं, तो ये जो आप लोगों के अंदर जैसे अफसरों के तौर पे राजस्थान में आरएएस, आरपीएस या और दूसरी कैटेगरी कोई अफसर, तेली समाज से संबंधित कितने अफसर पिछले 5-10 साल के अंदर लगे, कोई मोटी मोटी जानकारी हो तो? देखिए, तेली समाज में हमारे यहाँ आईएएस भी बने हैं, आरएस भी हैं, अभी भी हैं, कई जगह अभी मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा जो हक है उसके अंदर हम 0 लगा करके 1% कहें तो हो सकता है कि ताओ जितनी ज़रूरत है उस एतबार से हमारे यहाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हम तेली समाज के लोगों में तालीम का पिछड़ापन बहुत रहा है। नहीं, ओबीसी का लाभ जितना मिलना चाहिए था उतना तेली समाज को नहीं मिल पाया, तो क्या इसमें जो ओबीसी का वर्गीकरण यानी इसकी अलग अलग कैटेगरी बनाना, इसके लिए आप कोई मांग उठा रहे हैं या सहमत हैं या असहमत हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज 21% राजस्थान में ओबीसी को मिला हुआ है, लेकिन 1% भी मुस्लिम ओबीसी के अंदर आने वाली बिरादरियाँ, जिसमें तकरीबन 95% मुस्लिम बिरादरियाँ ओबीसी में आती है, लेकिन 1% भी कोई लाभ आज तक नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि जो दूसरी बड़ी जातियाँ हैं, जाट हैं, माली हैं और दूसरी बहुत सारी जातियाँ हैं, वो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा वो लोग ले जाते हैं। इसलिए हमने मांग की है कि इसका वर्गीकरण किया जाए। जो भी छोटी जातियाँ, कमज़ोर जातियाँ हैं, उनको एक हिस्से में लेकर के उनका चाहे 5% जो भी उनका हक बनता हो। अभी 6% मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया मूल ओबीसी के अंदर, तो मूल ओबीसी में तेली आता है, तेली मूल ओबीसी में आता है। तो हम कहते हैं भाई हम मूल ओबीसी में आते हैं, हमें उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि हम भी उसके हकदार हो जाएं। उस 6% में तो हमें सब कमज़ोर जातियाँ होंगी, इसलिए हमें उम्मीद है कि उसमें हमें भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आपके तेली जो समुदाय है, मुस्लिम तेली, इसमें राजस्थान में कितने एमएलए रहे हैं अभी तक किसी भी पार्टी से? साहब, राजस्थान में सिर्फ एक एमएलए रहे थे एक ज़माने में, गुल मोहम्मद साहब,
वो बीजेपी से, जनता पार्टी से थे। उसके बाद राजस्थान में तेली समाज का कोई एमएलए नहीं है, तेली समाज का कोई चेयरमैन नहीं है, तेली समाज का किसी बोर्ड में कहीं भी किसी को कोई वो नहीं दिया गया है, और कोई छोटा मोटा अगर हो भी जो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन तेली समाज इस मामले में पीछे रहा है। तो क्या आप राजस्थान में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और कांग्रेस को ही वोट देने हैं, मुस्लिम तेली समुदाय की आप तंजीम के आप जिम्मेदार हैं राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत के, तो अभी 2-2.5 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, टिकटें मांगना और बांटने की प्रक्रिया बिल्कुल तेज़ी से शुरू हो गई है, तो क्या आप ऐसी मांग करेंगे कि भाई जो जितनी भी टिकटें मिलें उसमें 1, 2, 3 कैसी भी, कि मुस्लिम तेली को भी जो भी दावेदार हैं उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं। 5 हमें कम से कम मांग के लिए हमने लेटर लिखा है कि कम से कम 5 एमएलए के टिकट हमारे तेली समाज के लोगों में दिए जाने चाहिए। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, छोटी मोटे हमें कहीं मिले भी हैं, जैसे मदरसा बोर्ड में मुझे मेंबर बनाया था, तो इस तरह से छोटे मोटे कहीं मिले। चेयरमैन तो शायद किसी को नहीं बनाया, अशरफ भाई के अलावा? अशरफ भाई के अलावा किसी को नहीं बनाया। तो ये 5 सीटें क्या आपने चिन्हित भी की हैं, नहीं की हैं? हमने अपने समाज के लोगों को लिखा है, उनसे बात भी चल रही है कि भाई आप में से कोई इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना बायोडाटा सीएम हाउस में भेजें और हमें भी दें, ताकि हम भी आपकी वकालत कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जयपुर में मुस्लिम हॉस्टल की एक बड़ी प्रॉब्लम है। केजीएन हॉस्टल है, वो काफ़ी दूर है शहर से, और शहर में मुस्लिम हॉस्टल नहीं है। सरकार जो बना रही थी वो नहीं बन पा रहा है, जो अल्पसंख्यक छात्रावास, हालांकि वो मुस्लिम नहीं है। तो मुस्लिम हॉस्टल के मामले में बच्चे टोंक फाटक के इलाके में ख़ास तौर से परेशान रहते हैं कि वहाँ कोचिंग वगैरह हैं। और हमने गए बार गट्टे वाले बाबा के यहाँ एक ज़मीन को लेके एपिसोड भी बनाया था कि ऐसी जगह जायदाद को डेवलप किया जा सकता है। अमानी शाह बाबा के यहाँ भी मैंने बनाया था। और आप जिस मिल्ली कौंसिल से जुड़े हुए हैं, उसी मिल्ली कौंसिल के ज़िम्मेदार अब्दुल कयूम अख्तर साहब हैं। बरसों से उनके साथी हैं, मस्जिद के अंदर स्कूल चला रहे हैं 12th तक की, और मस्जिद को नमाज के अलावा स्कूल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हमारी मसाजिद और मदारिस जो हमारे दूसरे इदारे हैं वफ़ के, क्या वो मुस्लिम छात्रों के लिए ऐसे काम में नहीं आ सकते कि वहाँ 2-2, 4-4 कमरों का इंतजाम हो जाए और वो अलग अलग जगह, चाहे कोई मसाजिद हो, मदारिस हो, उसमें किसी में 5 रहें, किसी में 10 रहें, ताकि मुस्लिम जो हॉस्टल है इसकी समस्या एक बड़ी हद तक दूर हो सके? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमें इस मामले में वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वक्फ बोर्ड इस तरह के तमाम वो इंतज़ामात, जहाँ जिन मस्जिदों में ऐसी जगहें हैं, मस्जिद के पास, मस्जिद जहाँ बनी हुई है उसके अलावा भी मस्जिद के पास जगहें हैं, उसके अलावा भी मस्जिद के पास मदरसे भी चलते हैं, तो ऐसी जगहों पर जहाँ उनके पास गुंजाइश है वहाँ उन्हें ऐसे हॉस्टल कायम करने चाहिए, करवाने चाहिए। वक्फ बोर्ड इसके लिए सक्षम है। और हम भी तमाम दरगाहों में, बहुत सी दरगाहें ऐसी हैं कि जहाँ कमरे भी बने हुए हैं, बहुत सी दरगाहों में जगह भी बहुत बनी हुई है, फंड भी उनके पास हैं। हम भी अपने तौर पर पूरे राजस्थान में हमारी जमात से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी जमात के लोग मुतवल्ली हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बच्चों की तालीम की तरफ दरगाहों को आगे बढ़ना चाहिए और उनके लिए हॉस्टल बनाने चाहिए। अपने मोती डोंगरी दरगाह में 40-45 साल से 8-10 कमरे बने हुए हैं और वहाँ कई लड़के पढ़ कर के बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं, रिटायर भी हो गए हैं कुछ लोग। तो वक्फ बोर्ड है वो तो सबको मालूम है, कभी वक्फ बोर्ड ने ऐसे मामलों में ख़ास तवज्जो नहीं दी है। लेकिन इन इदारों के मसाजिद, मदारिस, मुसाफिर खाना, दरगाह, ये जो खानका, इनके जो ज़िम्मेदार हैं, कमेटी है, मुतवल्ली है, वो आगे बढ़ के अपने अपने इदारे का प्रपोज़ल अगर तैयार करके कौम के सामने रखें, वक्फ बोर्ड के सामने रखें, वहाँ से अगर एनओसी मिलती है, नहीं मिलती है तो भी वो अपने यहाँ 5-7 बच्चों का रहने का इंतजाम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं इस मामले में ये मान के चलता हूँ कि वक्फ बोर्ड में जो भी चेयरमैन आते हैं वो अपनी दूसरी ऐसी उलझनों में फंसे जाते हैं कि उन्हें कौम की, मैं समझता हूँ, जितनी फ़िक्र होनी चाहिए, तमाम अल्लाह की जो ज़मीन
अल्लाह के नाम से वक़्फ़ के अंदर है, उन तमाम ज़मीनों की हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इसकी फ़िक्र नहीं होती है कि इनका प्रॉपर वे में इंतज़ाम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हों, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो, तालीम के लिए हों, हॉस्टल के लिए हों, दूसरी ज़रूरतों के लिए हों, इसका फ़िक्र मैं समझता हूँ उन्हें नहीं है। या मैं समझता हूँ कि जब अगर वो जितनी भी ऐसी जगहें हैं तो वहाँ अपने लिए तो वो तमाम तरह के कानून लगा देते हैं, लेकिन इस काम के लिए उन्हें मजबूर नहीं करते। दरगाह अमन शाह है, 29 बीघा ज़मीन है, उन्हें चाहिए कि 29 बीघा ज़मीन है, इसके अंदर हॉस्टल बनवा दें, लेकिन अब ये तो उन्हीं के हाथ में है। हमने लिख के दे रखा 4000 गज ज़मीन तेली समाज को आप दे दें, 20 करोड़ रुपया खर्च करके तेली समाज इस ज़मीन के अंदर हॉस्टल भी बनाएगा, लड़कियों का कॉलेज भी बनाएगा, जच्चा खाना भी बनाएगा। ये सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं हमारे समाज के माध्यम से, लेकिन पिछले 3 सालों से बार बार उनको लिख के दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें वो ज़मीन नहीं मिली। भैया आरको साहब, आप 25-30 साल की उम्र में सोशल वर्क करने लग गए थे, तंजीमों और इदारों से जुड़ गए थे। आज इस दौर में नई पीढ़ी के लिए, नई नस्ल के लिए ख़ास तौर से आपका क्या पैगाम होगा कि इस दौर में अगर हम देखें, आपकी मौजूदगी में आप भी प्रोग्रामों में जाते रहते हैं, नई नस्ल के 25-30 साल 35 साल के जो जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं वो मिली कामों में, जो समाजी कामों में ख़ास रुचि नहीं रखते हैं, इसकी क्या वजह है और नई नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए साहब, मैं तमाम नौजवानों से 2 बातें ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान तालीम जो है वो किसी भी हालत में अपनी न छोड़ें, तालीम आला तालीम तक पहुँचें। आज हमारे मुसलमानों में, तेलियों में नहीं बल्कि आम मुसलमानों में तालीम बहुत कमज़ोर है, और तालीम की कमी की वजह से हम हायर उसमें नहीं जाते हैं, इसलिए सर्विसेज में हम अच्छी जगह हमें नहीं मिलती है, मामूली सर्विसेज हमें मिलती है। तो मैं तालीम के एक तो ऊपर जोर देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमें अपना एक अमीर चुनना चाहिए, और उस अमीर के तहत हमें यूनिटी मजबूत करनी चाहिए, ताकि जब तक हमारी एकता नहीं बढ़ेगी तब तक हम सियासी लोगों से अपना कोई काम नहीं करा पाएंगे। आज हालत ये है, छोटी छोटी लालच में हमारी यूनिटी को लोग तोड़ देते हैं, और यूनिटी जो है जब टूट जाती है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा सियासी जमातें उठाती हैं। अगर हमारे में यूनिटी बनी रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे ही वोट लेना है तो हमारी ये डिमांडें हैं, ये डिमांडें पूरी करोगे तो वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ऐसी नौबत आने ही नहीं देते। हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। एक समाज अपने हक की बात करता है, वो दूसरे समाज के कंधे पे हाथ रख लेते हैं, दूसरे समाज आकड़ता है, तीसरे पे हाथ रख लेते हैं। एक दूसरे को देखकर अरे मैंने क्या किया, दूसरे को देख करके वो भी सिलेंडर हो जाते हैं। तो ये नीति हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम पूरे स्टेट में, पूरे राजस्थान में इस बात की कोशिश करें कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, अपना सियासी हक लेने की उनमें सूझबूझ आ जाए, उनमें ताकत आ जाए। और ताकत जब ही आएगी कि जब तालीम होगी, हमारे में एकता होगी, और तालीम और एकता के साथ साथ तालीम हासिल करने में हमें वो तमाम बुराइयों को छोड़नी पड़ेगी जो आज मुसलमान तबाह और बर्बाद हो रहा है शादी ब्याहों में फिजूल खर्ची कर करके। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो कसम खा लें इस बात के लिए, मर के अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, अपनी शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करें लड़की वालों का, और बगैर खर्च के शादी करके आएँ और अपना वलीमा करें, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर मुसलमान के नौजवान बच्चे इसकी कसम ले लें कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी तालीमी हालत बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्यों? हमारे पास पैसे बचेंगे। हमारे पास पैसे की कमी होने की वजह से आज हमारी तालीम बिगड़ी हुई है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। मैं इसी बारे में एक बात कह कर के अपनी बात पूरी करता हूँ। हमने हाफिज़ कुरान जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है, उनको ग्रेजुएट करा करके, और हम चाहते हैं कि वो IAS और RS बने, इसलिए कि उनका माइंड बहुत अच्छा होता है। अभी जोधपुर से एक मौलाना का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने वहाँ जोधपुर में ऐलान किया था कि हम जितने भी हाफिज़ कुरान होंगे, मौलवी होंगे, मुफ्ती होंगे,
अगर वो ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ेंगे तो अगर उनको पैसे की वजह से बड़ी जगहों पर तालीम हासिल करने में दिक्कत आती है, डॉक्टर बनने में, IAS बनने में, RS बनने में, तो हम एक पूरे मुल्क में, पूरे राजस्थान में एक ऐसा फ़ंड कायम करेंगे कि उनको तालीम मुकम्मल करने के लिए हम उन्हें बिलासूदी कर्ज देंगे। जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद जब वो तालीम मुकम्मल कर लेंगे, उनको वो पैसा लौटाएंगे तो हमारी एक चेन चल जाएगी 5 साल के बाद, ताकि हमारी तालीम पैसे की वजह से ना रुके। इसी सिलसिले में जोधपुर से हमारे पास एक फ़ोन आया कि साहब मेरे बच्चे ने हाफिज़ कुरान है, उसमें पास कर लिया, 612 नंबर उसको मिल गए, उसको सरकारी डॉक्टरी के लिए वो मिल गया अल्फान, तो उसको पास पैसे नहीं थे। उसने कहा मेरे को पहली 1,10,000 रुपये जमा कराने हैं। आप जोधपुर में आकर के ऐलान करके गए थे मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। फ़ौरन मैंने कैसे भी इंतज़ाम किया और कहीं से भी उनको मदद कराई और मदद करा के उनको 50,000 रुपये इस दिलाए। उन्होंने कहा मैं 6 महीने में लौटा दूंगा। अगर हर मुसलमान इस तरह से उन लोगों की मदद करने लगे तो हमारे बच्चे काफ़ी आगे तालीम में जा सकेंगे और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, इन सब बड़े ओहदों पे हमारे बच्चे फाइज हो सकेंगे और ये कौम तरक्की कर सकेगी। ये थे अब्दुल लतीफ़ आरको साहब, राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के राजस्थान के सेक्रेटरी, जिन्होंने हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखी, कौम की तरक्की के लिए अपना जो सोशल वर्क किया है उसके बारे में, और आने वाली नस्लों को क्या करना चाहिए एक तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशी एतबार से कौम कैसे तरक्की करे। न सिर्फ उन्होंने अपने ख़ुद की जो बिरादरी है, ख़ुद की जो तेली बिरादरी है उसके बारे में, बल्कि तमाम मुस्लिम कौम के बारे में और दिगर लोगों के बारे में भी कि इंसान कैसे तरक्की करे, और तरक्की करने का जो ज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई है, तालीम है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।